हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पंडित चतुरेश्वर अपना झोला लिए और कुछ बड़बड़ाते हुए गांव की गलियों से गुजर रहे थे। तभी किसान मंगल अचानक उसे प्रणाम करते हुए उसके सामने आ जाता है। पंडित जी प्रणाम, कैसे हो आप? अब तक तो ठीक था, लेकिन अचानक से तू मेरे सामने आ गया। अब ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं होगा। अच्छा मजाक कर लेते हो पंडित जी आप। वैसे मैं कह रहा था कि जरा मेरी कुंडली एक बार आप देख लेते तो अच्छा होता। उम्र बढ़ी जा रही है, इसलिए मेरी अम्मा को भी मेरी शादी की चिंता होने लगी है। हाँ, समय मिलेगा तो देख लूंगा। अभी जाने दे मुझे, दूसरे गांव जाके एक विवाह संपन्न करवाना है मुझे। जी पंडित जी, लेकिन मेरी बात भी याद रखिएगा। पंडित चतुरेश्वर मंगल की बात को अनसुना कर आगे बढ़ जाता है। शाम होती है जब वो घर पहुंचता है तो अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर आता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी माधवी कहती है, अजी आप विवाह संपन्न करवाने गए थे या कहीं खरीदारी करने? ये सब क्या है? अच्छा ये सब? अरे ये सब तो तुम्हारे पति को दक्षिणा में प्राप्त हुआ भाग्यवान। ये फल, ये मेवे, ये सब मुझे लड़के के परिवार वालों ने दक्षिणा में दिया है। और पता है, साथ में 11,000 रुपये भी दिए हैं। इतनी ज्यादा दक्षिणा? पैसों तक तो ठीक है, लेकिन इन सब सामान के लिए आप मना नहीं कर सकते थे? मना कर देता? अरे भला एक पंडित दक्षिणा के लिए मना कैसे कर सकता है? और तो और मैं इस गांव के आसपास का इकलौता हूँ पंडित। मानती हूँ, लेकिन शादी संपन्न करवाने की दक्षिणा इतनी भी नहीं लेनी चाहिए आपको। भगवान की कृपा से हमारे पास किस चीज की कमी है? अब तुम मुझे महात्माओं की तरह प्रवचन देना बंद करो और बिस्तर लगाओ मेरा। मंत्र बोल बोल कर मेरा मुंह दुख गया और तुम यहाँ बहस कर रही हो मुझसे। नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बहस। चतुरेश्वर अपने कमरे की तरफ चला जाता है और माधवी उन सभी सामान की ओर देखने लगती है। पंडित चतुरेश्वर आसपास के गांव में एक अकेला विद्वान पंडित था, इसलिए गांव वालों को कोई भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्य करना होता था तो वो पंडित चतुरेश्वर के पास ही आते थे, जिसके कारण पंडित जी को भारी दक्षिणा भी मिला करती थी, जो कि उसकी पत्नी माधवी को बहुत खटकता था। बात एक रोज की है। गांव की एक बूढ़ी औरत चतुरेश्वर के घर आती है। माधवी, चतुरेश्वर घर पर है क्या? नहीं काकी, वो तो रायचंद के यहाँ सत्यनारायण की कथा करवाने गए हैं। कुछ काम था क्या आपको उनसे? हाँ माधवी, पोते का 5वां जन्मदिन है अगले हफ्ते, तो मैंने घर पर शांति पूजा रखने की सोची। उसी के लिए चतुरेश्वर को कहना था थोड़ा समय निकाल के पूजा कर दे। हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं, वो जैसे ही आएंगे ना मैं उनसे बात कह दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं चलती हूँ बेटी। अरे अरे काकी, मेरे घर आए हो, चाय पीकर तो जाओ। बैठो, मैं अभी गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटी, कैसी बात कर रही है तू? तू तो जानती है कि मैं बहुत गरीब हूँ और तू ठहरी पंडिताइन। मेरे साथ चाय पीना तुझे शोभा नहीं देता। अरे काकी, कैसी बात करती हो आप? मुझे बेटी भी कहती हो और चाय पीने से मना भी कर रही हो। भले ही मैं पंडिताइन हूँ, लेकिन आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए आपका स्वागत सत्कार करना मेरा फर्ज है। माधवी की ये बात सुनकर बूढ़ी औरत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुछ देर में वो माधवी के साथ बैठकर चाय पीती है। शाम को जब माधवी खाना बना रही होती है तभी चतुरेश्वर घर आता है। थोड़ी देर में उसे खाना परोसते हुए माधवी बूढ़ी औरत के घर पूजा की बात बताती है। अगले हफ्ते करना है क्या? ठीक है करवा दूंगा, लेकिन हाँ, पूजा के लिए कह देना उन्हें दक्षिणा चाहिए मुझे। इंतजाम कर ले पहले ही। ये आप क्या कह रहे हैं? काकी की आर्थिक स्थिति आपसे छुपी तो है नहीं, वो कितनी गरीब हैं, ये बात तो आप भी जानते हैं। तो आप उनसे दक्षिणा की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? ये क्या बात हुई भला? बिना दक्षिणा के पूजा कौन करवाता है? अगर वो इतने ही गरीब है तो पूजा क्यों करवा रहे हैं? देखिए, आपको हर पूजा या धार्मिक कार्य करने के लिए दक्षिणा तो मिलती ही है। अगर आप काकी के घर बिना दक्षिणा लिए पूजा करवा देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? इतना खाली समय नहीं है मेरे पास जो मैं मुफ्त में जाऊं और पूजा करवा दूं। समझी तुम? मुझे ना भोजन करने दो चुपचाप से। चतुरेश्वर का यह व्यवहार देखकर माधवी को बहुत बुरा लगता है। अब उस बूढ़ी औरत के घर पूजा भी नहीं हो पाती, जिसके कारण वो घर के बाहर उदास बैठी होती है।
तभी वहां से गुजर रहा मंगल उसके पास आता है। अरे काकी, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? कोई दिक्कत है क्या? क्या बताऊं मंगलू बेटा, घर में एक शांति पूजा करवानी थी, लेकिन वो चतुरेश्वर पंडित कहता है दक्षिणा में 5 किलो अनाज और 2000 रुपए लेगा। अब मैं गरीब भला इतने पैसे कहाँ से लाऊं? हे भगवान, पूजा करवाने के लिए भला इतनी बड़ी दक्षिणा कौन मांग सकता है? काकी, मुझे लगता है पंडित को अब पैसों का लालच हो गया है। कुछ समय पहले मैंने उसे अपनी कुंडली देखने को कहा था, तो उसने पता नहीं क्या दोष बता दिए, जिसे दूर करने के लिए ब्राह्मणों को दान देने का उपाय बताया। अब भला मैं गरीब किसान क्या उधार लेकर ब्राह्मणों को दान करूं? अब क्या कर सकते हैं मंगलू बेटा, गांव में कोई और दूसरा पंडित भी तो नहीं है जो कम दक्षिणा ले ले। गांव के पंडित का ऐसा लोभी व्यवहार देखकर गांव के लोगों को चतुरेश्वर से घृणा होने लगती है। एक रोज माधवी मंदिर में पूजा और गरीबों में फल दान करने जा रही होती है। तभी वहां पूजा करने आई गांव की एक औरत उसे गरीबों को दान करते हुए देखकर कहती है, वाह वाह वाह, क्या देख रही हूँ पुजारी जी। पंडित पूजा पाठ के नाम पर भारी भारी दक्षिणा से अपना घर भर रहा है, तो उसी दक्षिणा के सामान से पंडिताइन गरीबों में दान कर रही है। ये कैसी बात कर रही हो तुम? क्या हुआ, सच बोल दिया तो मिर्ची लग गई पंडिताइन? अरे एक पंडित को पैसे का इतना भी लोभी नहीं होना चाहिए। उस औरत के ताने सुनकर मंदिर में खड़े सभी लोग माधवी को घूरने लगते हैं और वो सभी के सामने शर्मिंदा हो जाती है और मंदिर से गुस्से से घर चली जाती है। तो देखती है कि घर पर पंडित चतुरेश्वर पैसे गिन रहा होता है। तभी माधवी गुस्से से उन पैसों को छीन लेती है। अरे अब तुम्हें क्या हो गया भाग्यवान? आप इन पैसों को गिनने में लगे हैं और गांव के लोग आपकी पीठ के पीछे आपकी कितनी बुराई करते हैं, इस बात से परिचित हैं आप? मेरी बुराई भला कौन करेगा इस गांव में? इस गांव का पंडित हूँ मैं। लेकिन गांव के लोग आपको लोभी पंडित कहते हैं, जिससे ये तो पता चलता है कि वो आपका सम्मान तो नहीं करते। इसलिए अभी भी कहती हूँ, सुधर जाइए। सुधर जाऊं? अरे मैं खुद पंडित हूँ, मैं लोगों को सुधारता हूँ, उन्हें सही गलत का फर्क बताता हूँ, और तुम कह रही हो मैं भटक गया? पंडित चतुरेश्वर माधवी के हाथ से पैसे छीनकर वहां से चला जाता है। अब समय बीतता है। पंडित के इस व्यवहार के बारे में गांव के सरपंच तक खबर पहुंच जाती है। तो एक रोज सरपंच जी पंडित जी को काम से घर बुला लेते हैं। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं आप? भगवान की दया से सब कुशल मंगल है। आप बताइए सरपंच जी, कैसे याद किया मुझे? आपको याद किया तो कोई धार्मिक काम ही होगा ना। घर में रामायण का पाठ करवाना है और घर की सुख शांति के लिए हवन भी करवाना है। ठीक है सरपंच जी, आपको सामग्री का पर्चा भिजवा दूंगा, बाकी आप तैयारियां शुरू कर देना। ठीक है पंडित जी, अब आप अपनी दक्षिणा भी बता दीजिए। और आपसे क्या कहना, 51,000 रुपये दे दीजिएगा और 2-4 बोरी अनाज दे दीजिएगा और जो मन करे श्रद्धा हो वो दे दीजिएगा। इतनी दक्षिणा कुछ ज्यादा नहीं है पंडित जी? आप इस गांव के सरपंच हैं, आपके लिए क्या ज्यादा क्या कम। अच्छा चलता हूँ मैं, मुझे कहीं और भी जाना है। पंडित चतुरेश्वर वहां से चला जाता है। सरपंच भी समझ जाता है कि पंडित को सबक सिखाने की जरूरत है। कुछ दिनों बाद पंडित चतुरेश्वर सरपंच के घर पहुंचता है तो देखता है कि वहां गांव के सभी लोग मौजूद होते हैं, साथ ही कोई दूसरा पंडित भी होता है। सरपंच जी, ये पंडित कौन है? ये है पंडित ब्रिजमोहन, बड़ी दूर से आए हैं खास पाठ करवाने के लिए। लेकिन ये कार्य तो मैं करवाने वाला था, तो आप इसे कैसे ला सकते हैं? हाँ, लेकिन आपकी दक्षिणा सुनकर तो मैं हैरान था, इसलिए मैंने दूसरे पंडित को बुलाया, क्योंकि कोई भी पंडित मुंह खोलकर आपकी तरह दक्षिणा नहीं मांगता। बिल्कुल सही कहा सरपंच जी। अरे आपने तो धार्मिक कार्य पूजा पाठ को जैसे व्यापार ही बना लिया है, और एक पंडित को व्यापार शोभा नहीं देता। इसलिए पंडित जी पहले अपना लोभ त्याग दीजिए, फिर धार्मिक कार्य करवाइए, आपकी पंडिताई धरी की धरी रह जाएगी। सरपंच और गांव वालों की बातें सुनकर पंडित चतुरेश्वर को एहसास होता है कि पैसों के लोभ में वो अपना असली कर्तव्य तो भूल ही गया था, जिसके बाद से अब पंडित चतुरेश्वर दक्षिणा मांगना ही बंद कर देता है और लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसे जो देना होता है दे देते हैं।
सोनपुर गांव में कैलाश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। कैलाश बहुत मेहनती और समझदार भी था, जिस वजह से गांव वाले कैलाश की बहुत इज्जत करते। वहीं दूसरी तरफ कैलाश के घर के ठीक सामने उनका पड़ोसी मटरू रहा करता। जी सुनिए, मुझे आपसे बहुत समय से एक बात कहनी थी, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था और मैं उस बात को फिर भूल भी जाया करती थी। हाँ कहो, क्या बात है? तुम किस बात से परेशान हो? नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कई दिन अपने सामने वाले मटरू को सुबह सुबह घर लौटते देखा है और मैं उसे रात में ही घर से निकलते हुए भी देखती हूँ। अरे गीता, तुम उस पर ध्यान मत दो। वो शहर में काम करता है तो रात में जाता है और सुबह होते होते घर लौट आता है। जी मुझे तो लगा ना जाने ये रोज सुबह सुबह कहाँ से आता है। तुम भी ना। वैसे वो मटरू की शक्ल भी थोड़ी डरावनी है। उसे कोई देख ले तो सोचे कहाँ से ये सुबह सुबह तंत्र विद्या सीख कर आ रहा है। मटरू पूरे दिन सोता और रात को अपना झोला लिए जंगल की तरफ से होता हुआ शहर को निकल जाया करता। एक रोज गांव में सरपंच जी के घर चोरी हो जाती है। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ना जाने कौन अभागा मेरे गोदाम से अनाज की बोरियां ले गया। मालकिन, ये तो सच में गंभीर समस्या का विषय है। यहाँ से 1-2 बोरियां नहीं बल्कि 10 से ज्यादा अनाज की बोरियां चोरी हुई हैं। एक बार बस पता चल जाए कि मेरे गोदाम से अनाज की बोरियां कौन ले गया है, उसके दोनों हाथ कटवाकर अपने दरवाजे पर लगवाऊंगी। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मैं सरपंच जी को क्या मुंह दिखाऊंगी। गांव के लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है कि आखिर जब गांव के सरपंच के घर में चोरी हो सकती है तो गांव के लोगों का क्या? चोर तो उनका सामान भी चुरा ले जाएंगे। कैलाश, गांव में आज तक मैंने इतनी बड़ी चोरी नहीं देखी, वो भी गांव के सरपंच के घर। हाँ काकी, गांव में सरपंच जी के घर चोरी मायने रखती है, लेकिन हो तो ये भी सकता है ना कि चोरी उनके किसी खास ने की हो। बेटा, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन कह नहीं सकते। अब हमें भी चौकन्ना रहना होगा। हाँ काकी, ये तो ठीक कह रही हो तुम। चलो चलता हूँ, मुझे खेत भी जाना है। कैलाश जैसे ही अपने घर की तरफ जाता है तो वहाँ मटरू को अपने घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए देखता है। अरे मटरू, क्या बात है? आज तो तेरे दर्शन हो ही गए। मुझे तो तू पूरे 3 महीनों से नजर नहीं आया है। अरे कैलाश भैया, कैसन हो? हमरी तो नौकरी चली गई, अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा। ये सोचे हैं कि कुछ दिन आराम कर लेते हैं, उसके बाद जाके नौकरी ढूंढेंगे। अरे मटरू, सुनकर बुरा लगा। चल कोई नहीं, अब शहर ना जाकर गांव में ही कोई काम ढूंढ ले। हाँ भैया, सोच तो हम भी यही रहे हैं। वैसे हमें लायक कोनो काम हो तो हमको जरूर बताइएगा। अब सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अब सरपंच जी के यहाँ चोरी होने के अगले ही दिन फिर से गांव में चोरी होती है। अरे कैलाश भैया, क्या बात हो गई? यहाँ पे इतना भीड़ काहे है? कोनो हादसा वासा हुआ है का? अरे नहीं नहीं मटरू, गांव में कोई हादसा तो नहीं हुआ है, लेकिन लगातार चोरियां हो रही हैं, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। अरे बाप रे, ये का बोलत हो भैया? अपने सोनपुर गांव में चोरी हुई? अरे मटरू, बड़े ही दिनों बाद दिखा है। लगता है अब शहर आना जाना नहीं कर रहा क्या? अरे काकी, कैसन बात कर रही हो? शहर तो तब जाएंगे ना जब कोनो काम होगा। अरे हमारा तो काम चला गया ना, अरे मतलब छूट गया। इधर गांव में चोरियों से गांव के लोग काफी डरे हुए थे और परेशान थे, लेकिन कैलाश को मटरू पर शक हो रहा था, क्योंकि जब से गांव में चोरियां होने लगी तब से मटरू गांव से बाहर जाना बंद कर चुका था और ये कैलाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे मटरू पर नजर रखनी होगी, क्योंकि उसमें आए अचानक बदलाव के कारण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो वो किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था, लेकिन हो सकता है उसकी नौकरी चली गई हो तो उसमें विनम्रता आ गई हो। लेकिन ये तो कह रहा था इसकी नौकरी चली गई है, तो ये जा कहाँ रहा है? लगता है फिर से कहीं काम मिल गया होगा। कैलाश तो अपने घर की रखवाली कर रहा होता है, इसीलिए वो मटरू पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अब की बार मटरू के घर चोरी हो जाती है। मटरू सुबह सुबह ही अपने घर के बाहर बैठकर रो रहा होता है। अरे मटरू भैया, क्या सब ले गए? आपके घर से चोर?
वैसे तो आपके घर में कुछ ऐसा है ही नहीं कि चोर आकर चोरी कर जाए। अरे गीता भाभी का बताए आपको, हमरे पास तो कुछ था नहीं, लेकिन हमारी माँ के गहने वो चोर चुरा के लेके चले गए, जो हमारी माँ ने हमारी होने वाली पत्नी के लिए दिया था। चोर ने तो वो भी नहीं छोड़ा, हमारी तो लुटिया डूब गई। मटरू, एक तुम ही चोर से परेशान नहीं हो, पूरा गांव रात में जाग जाग कर पहरा देता है, लेकिन चोर तो इतना शातिर है कि किसी के हाथ ही नहीं आ रहा। रात में ही कैलाश हमको बाहर जाते हुए देख लिया था, वरना हम अपने घर में चोरी करने का नाटक थोड़ी करते। पूरे गांव में चोरी करते हैं और अपने घर में चोरी का नाटक नहीं कर सकते, ऐसे कैसे हो सकता है? असल में गांव में जो भी चोरी हो रही थी उसमें मटरू का ही हाथ था। अब देर रात फिर से कैलाश गांव में चल रहे चोरी की वजह से जगकर पहरेदारी कर रहा था। तभी वो देखता है कि कुंती काकी के घर की तरफ मुंह पर कपड़ा बांधे एक आदमी गया है। कहीं यही चोर तो नहीं है वो? कहीं क्या यही है वो चोर? भला इतनी रात को कुंती काकी के घर में उनके समधी जी थोड़ी आएंगे। बेटा, मुझ बुढ़िया के घर में क्या ही मिलेगा तुझे, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। चुप कर और बता, कहाँ रखे तूने पैसे और गहने? आज ही तूने अनाज और सब्जियां बेचकर अच्छे पैसे कमाए हैं, चल जल्दी निकाल। बेटा, वो पैसे मैंने अपने बच्चों के लिए जमा कर रखे हैं, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब कैलाश पीछे से जाकर उस चोर को पकड़ लेता है और उसकी अच्छे से धुलाई करता है। इधर कुंती काकी गांव वालों को इकट्ठा कर चुकी थी और जब उस चोर के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है तो सामने कोई और नहीं बल्कि मटरू होता है। मटरू, तूने मुझे माँ समान बुढ़िया पर चाकू रखा, मेरे घर में चोरी करने आया। अब खुद सच बताएगा या गांव वालों को बुलाऊं? मार खा के बताएगा क्या सच? नहीं भैया, हमका मत मारो, ये सब तो गांव के लोगन से बदला लेने के लिए किया था। अरे अभागा, कौन सा बदला? कौन सा गांव वाले ने तुम्हें सूली पर चढ़ाने की बात कही थी, जो तू गांव में चोरी करके लोगों से बदला ले रहा है? आज से 6 महीने पहले ये सब लोग हमको बेरोजगार कहते थे चोर की शकल का है तू, तेरे को काम कौन देगा? लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम शहर गए, काम पकड़ा, लेकिन वहां भी लोग हमारा मजाक बनाने लगे, कहने लगे कि शकल देखो भोंदू सी है। तब हमने ठान लिया कि हम अब दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और आज भी हम पकड़े नहीं जाते। वो तो कैलाश भैया ने हमको देख लिया। मटरू, तुम इतनी सी बात की वजह से गलत रास्ते पर गए। तुम इससे सीख लेकर अच्छे रास्ते पे भी चल सकते थे ना। हाँ, आप ठीक कह रहे हो कैलाश भैया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करते, हम बदले में अंधे हो चुके थे। हमको बदला लेना था और सबको परेशान करना था। हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। और सरपंच जी के यहाँ चोरी भी तुमने की थी ना? नहीं, वो चोरी हम नहीं किए, वो चोरी तो सरपंच जी के साले ने की थी। हमने अपनी आंखों से देखा था उसे गोदाम से अनाज ले जाते हुए। मटरू के काफी माफी मांगने पर गांव वाले तो मटरू को माफ कर देते हैं, लेकिन जब सरपंच को मटरू उनके गोदाम में चोरी करने वाले का नाम बताता है तो सरपंच जी मटरू से खुश होकर उसे काम पर रख लेते हैं। बेगमपुर गांव में एक शेखर नाम का आदमी आता है, जो कि कलेक्टर ऑफिस से आया होता है। शेखर जब गांव में पहुंचता है तो देखता है गांव के बीच एक रेखा खींची हुई है और गांव का कोई भी आदमी उस रेखा को पार ही नहीं करता था। तभी वहां से एक बुढ़िया अपने सर पर पानी का घड़ा लिए गुजर रही होती है। शेखर उसे रोकता है। अम्मा, मुझे सरपंच सज्जन सिंह के यहाँ जाना था, क्या आप बता सकती हैं कि मुझे किस तरफ जाना पड़ेगा? अब पूछो, क्या पूछना है? पहले आप ये बताइए कि आपने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ भला क्यों खींचा? क्योंकि तुम्हें जिससे मिलना है वो आदमी हमारी तरफ का है और तुम गांव के दूसरी तरफ खड़े थे। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं अम्मा जी? मैं चाहे किसी भी जगह पर खड़ा रहूं, अरे गांव तो एक ही है ना। नहीं, इस गांव का बंटवारा हो चुका है। ये गांव 2 हिस्सों में बटा हुआ है।
आधा हिस्सा हमारे वर्तमान के मुखिया सज्जन सिंह का है और आधा गांव हमारे भूतपूर्व मुखिया केशव सिंह का है। क्या कहा? इस गांव का बंटवारा हो चुका है? हाँ बेटा, इस गांव का बंटवारा हो चुका है। इस गांव के लोग अपनी जिंदगी जी नहीं रहे बल्कि काट रहे हैं। आप इसी रास्ते सीधे चले जाओ, सामने एक बड़ा सा घर दिखाई देगा, वही सज्जन सिंह का घर है। थोड़ी देर बाद शेखर सज्जन सिंह के घर पहुंचता है और देखता है कि वो अपनी पत्नी रमा के साथ बैठा चाय पी रहा होता है। क्या आप ही सज्जन सिंह हैं, इस गांव के मुखिया? जी हाँ, मैं हूँ इस गांव का मुखिया। बताइए क्या काम है आपको? जी, वो आप लोगों ने बहुत समय पहले इस गांव में पानी की टंकी लगाने की अपील करी थी। सरकार ने उसके लिए मंजूरी दे दी है। मुझे बस कुछ पेपर्स तैयार करके दिल्ली भिजवाने होंगे, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आखिरकार हमारी मेहनत रंग ही लाई। अब हमारे गांव में पानी की कमी कभी नहीं होगी। सभी लोग सुखी हो जाएंगे। जी बिल्कुल। आप एक काम करिए, केशव सिंह को भी बुला लीजिए, वो भी एक बार पेपर पर साइन कर देंगे, फिर मैं आगे का प्रोसेस शुरू कर देता हूँ। देखिए, केशव सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। आपको जो काम करवाना है, जहाँ साइन लेना है, हमसे ले लीजिए और काम शुरू करवाइए। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके परिवार में से कोई होगा। अरे उनको बुला लीजिए, क्योंकि जब तक उनके घर का कोई मेंबर इस पेपर पर साइन नहीं करता, मैं किसी काम को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। शेखर गांव का ब्यौरा लेना शुरू कर देता है। धीरे धीरे गांव में पानी की टंकी बनने वाली बात केशव सिंह की पत्नी हीरा देवी के कानों तक पहुंच जाती है और वो शेखर से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है। आप हैं कौन और ऐसे कैसे मेरे ऑफिस में घुस आई आप? शांत हो जाइए, आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तभी आप मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। आप कोई भी हो, लेकिन किसी सरकारी ऑफिस में नहीं घुस सकती हैं, वो भी बिना इजाजत के। आप पहले शांति से मेरी बात सुनिए। मेरा नाम हीरा देवी है, मैं केशव सिंह की पत्नी हूँ। मैंने सुना है कि आप यहाँ पानी की टंकी बनवाने वाले हैं। अच्छा, तो आप हैं हीरा देवी। आपने जो सुना है सही सुना है। जल्दी से इन कुछ पेपर्स पर साइन कर दीजिए, ताकि मैं फिर सज्जन सिंह जी से भी साइन करवा के आप लोगों के लिए ये काम शुरू करवा सकूं। आपको सज्जन सिंह की साइन की कोई जरूरत नहीं है। मेरी साइन ले लीजिए और काम आगे बढ़ाइए। साथ ही पानी की टंकी हमारी तरफ बननी चाहिए, ताकि गांव वालों को पानी की कोई दिक्कत ना हो। वो वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि एक पानी की टंकी से पूरे गांव में पानी दिया जा सकता है। नहीं, उसका पानी तो सिर्फ हमारे हिस्से में आना चाहिए। आप इतने दिनों से इस गांव में हैं, आपको पता नहीं चला कि इस गांव का बंटवारा हो चुका है। अरे आपकी तरफ की जमीन अच्छी नहीं है। पानी की टंकी तो सज्जन सिंह की तरफ ही बनेगी, क्योंकि उस तरफ नदी का भी बहाव है। होगा वही जो मैं चाहूंगी। हीरा देवी वहां से चली जाती है और शेखर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। दिन गुजरते हैं, लेकिन गांव के बंटवारे के कारण गांव वालों का ही नुकसान होता है, जिसकी वजह से गांव वालों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक दिन अचानक से एक मजदूर काम करते करते खेतों में बेहोश हो जाता है। तभी शेखर उसके पास आता है और वहां खड़े लोगों से उसे अस्पताल ले जाने के लिए मदद मांगता है। साहब, हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, दूसरे गांव में है। ये कैसे हो सकता है कि पूरे गांव में कहीं भी एक हॉस्पिटल ना हो? साहब, गांव में हॉस्पिटल है, लेकिन हमारे हिस्से में नहीं है, हीरा देवी के हिस्से में है। और अगर हमारे गांव का कोई आदमी उधर गया तो दोबारा कभी अपने इस तरफ आकर अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकता। अरे तो फिर तुम लोग बीमार होने पर इलाज करवाने कहाँ जाते हो? दूसरे गांव साहब। अरे यार, हद है तुम लोगों की भी। गांव में हॉस्पिटल होने के बाद भी सिर्फ 2 लोगों की दुश्मनी और मनमानी के कारण आप लोगों को इतना सब कुछ सहना पड़ता है। अरे आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? सभी लोगों को अपनी जान प्यारी है साहब। मैं ये सब होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। इस आदमी का इलाज इस गांव के हॉस्पिटल में ही होगा। मैं देखता हूँ कौन मेरा क्या करता है। शेखर उस आदमी को उठाकर हीरा देवी के हिस्से में आने वाले अस्पताल में लेकर जाता है और उसका इलाज करवा के वापस लौट रहा होता है।
तभी सज्जन सिंह और हीरा देवी अपने अपने हिस्से में खड़े दिखाई देते हैं। शेखर जी, आप यहाँ सरकारी काम से आए हैं, वही करिए। गांव के मामलों में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हिस्से के आदमी को इस हीरा देवी के हिस्से में ले जाने की? मैंने वही किया जो इंसानियत के नाते ठीक था, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह अपनी आंखों में पट्टी बांध कर नहीं रह सकता हूँ। शेखर वहां से चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं और परेशानियां बढ़ती जाती है। एक दिन अचानक से हीरा देवी के हिस्से की लाइट चली जाती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर तो सज्जन सिंह के हिस्से में था, जहां पर सज्जन सिंह की इजाजत के बिना कोई नहीं जा सकता था। इस सब के चलते पूरा गांव पूरी रात बिना लाइट के बिता देता है, जिसे देखकर शेखर गांव वालों से कहता है, अरे आप लोग किस मिट्टी के बने हैं? आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो इन लोगों ने गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया है? अरे जिसकी वजह से जरूरत की चीजें आ नहीं सकती, और जो चीजें गांव में है उसे आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। शेखर की बात सुनकर वही बुढ़िया आगे आती है जो उससे पहली बार मिली थी, और उसे सारी बातें बताती है कि शेखर सिंह ने गलतफहमी में आकर हीरा देवी के पति को मार डाला था, जिसके चलते दोनों के बीच में ये दीवार खड़ी हो गई, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सुकून का जीवन बिताएं, तो आप सभी लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर शेखर वहां से लौट आता है और कुछ देर बाद अपना सारा सामान पैक करके शहर वापस चला जाता है, और पानी की टंकी का काम बीच में ही रुक जाता है। गांव के बंटवारे के चलते सभी गांव वालों का जीना हराम हो जाता है। धीरे धीरे कुएं का पानी भी सूखने लगा था। तभी एक दिन गांव के लोग अपने अपने हिस्से में खड़े आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी सज्जन सिंह और हीरा देवी वहां आते हैं और अपने अपने हिस्से के लोगों को एक दूसरे से बात करता देख गुस्सा हो जाते हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे दुश्मनों से बात करने की? तुम सभी लोगों को इसकी सजा मिलेगी। जरूर मिलेगी, जिसके बाद दोबारा तुम लोग अपने दुश्मनों से बात करने से पहले 100 बार सोचोगे। दोनों की ये बातें सुनकर बुढ़िया गुस्से में बोलती है, जब से आप लोगों की दुश्मनी हुई है, तब से हम सभी गांव वाले सजा ही तो काट रहे हैं। कभी गांव का बंटवारा सहकर, तो कभी अपनी जरूरत की चीजों के लिए दूसरे गांव से भीख मांगकर। आप लोगों ने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा। एक पानी की टंकी के लिए आप लोगों ने इतना तमाशा कर दिया कि वो सरकारी अफसर भाग गया। अब हमें पानी तक के लिए तरसना पड़ रहा है। बुढ़िया को बोलता देख सभी गांव वाले हिम्मत करते हैं और उसका साथ देते हुए सब अपने हक की लड़ाई खुद लड़ने लग जाते हैं। और ये सब देखकर उन दोनों को अपना दबदबा कम होता हुआ दिखता है, और दोनों आपस में राय मशवरा करके शहर जाते हैं, जहां पर वह शेखर से टंकी दोबारा बनवाने की बात करते हैं। अब गांव वालों को सुकून की सांस मिलती है, और उस दिन के बाद से वो सिर्फ गांव के हित के बारे में ही फैसला लेते हैं, वो भी साथ मिलकर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।